नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिक सर्जरी एंड स्किन लीजन्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ग्राफ्ट। तो आपने पढ़ा होगा डर्मिस से कि एक होता है जो ग्राफ्ट का टाइप होता है वो होता है तुम्हारा स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, एक होता है फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। तो फुल थिकनेस और स्प्लिट थिकनेस में क्या अंतर होता है? देखो ये क्या होता है ना कि ये देखो इपिडर्मिस है, ये डर्मिस है, या हाइपोडर्मिस है। अगर आप इपिडर्मिस और कुछ पार्ट ऑफ डर्मिस को निकालो एज ए ग्राफ्ट यूज़ करो तो इसको बोलते हैं स्प्लिट थिकनेस। और आप डर्मिस के फुल पार्ट को तो फुल इपीडर्मिस प्लस डर्मिस हो तो इसको बोलते हैं फुल थिकनेस ग्राफ्ट। तो इसमें इपीडर्मिस प्लस डर्मिस इन्वॉल्व है और इसमें इपीडर्मिस प्लस सम पार्ट ऑफ डर्मिस इन्वॉल्व है। इंपॉर्टेंट चीज, अब होता क्या है जो स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट है ये इजीली हो ना, इसका सर्वाइवल इजीली है, इजी सर्वाइवल मेनली इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये स्प्लिट थिकनेस आप सिर्फ एक किसी डोनर का इपिडर्मिस निकालोगे तो उसका हीलिंग इजी होगा। तो डोनर में हीलिंग इजी होगा, मैं जिस पार्ट से निकालो वो भी इजीली हील हो जाएगा ना, क्योंकि आप सिर्फ इपिडर्मिस को निकाल रहे हो। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे हीलिंग टफ होगा, हीलिंग टफ होगा, एक परमानेंट डिफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे जो भी अगर फुल थिकनेस ग्राफ्ट देगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने क्या देखा है कि स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट मेनली दिखता कैसे, ये देखो ये इमेज, ये स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट है, ये देख रहे हो मैसेज है। तो इसमें क्या होगा कि इसका सर्वाइवल तो ईजी है, दूसरा क्या होगा कि ये जहाँ से निकालोगे वो साइट हील भी ईजिली कर जाएगा। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो जो अपीयरेंस है वो उतना अच्छा नहीं होगा, अपीयरेंस बैड। तो कॉस्मेटिक रिजल्ट्स इसके अच्छे नहीं आते हैं। ठीक है, और मेनली ये स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट कहाँ से लेते हैं सबको पता होगा, इनर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, पता ही नहीं चलेगा, इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई से। आप क्वेश्चन पूछोगे कि फुल थिकनेस ग्राफ्ट कब यूज़ करेंगे? देखो तो फुल थिकनेस ग्राफ्ट पहली बार तो ये निकालने के बाद जिस डोनर साइड से निकालो वहाँ परमानेंट डिफेक्ट होगा तो वो चीज़ दिखना नहीं चाहिए। तो अपर आईलिड से यूज़ कर निकालते हैं ये अपर आईलिड। ठीक है, कान के पीछे की स्किन, रेट्रो ऑरिकुलर स्किन। ओके, तो ये दो साइड्स हैं जहाँ से इनको निकालते हैं, इसमें परमानेंट डिफेक्ट होगा यहाँ पे। लेकिन एक देखो फुल थिकनेस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम होता है, कॉन्ट्रैक्शन लेस होता है, और जो कॉस्मेटिक रिजल्ट है वो बहुत अच्छे होते हैं, कॉस्मेटिक रिजल्ट गुड। अभी स्किन ग्राफ्टिंग करने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम्बीज नाइफ। क्या होता है, हम्बीज नाइफ। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, आया हुआ है। तो ये हम्बीज नाइफ है, हम्बीज नाइफ। ओके, तो हम्बीज नाइफ को हम लोग क्या करते हैं, ये हार्वेस्ट करता है, स्किन ग्राफ्टिंग का हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। अब जब भी आप स्किन ग्राफ्ट किसी स्किन पे डालते हो तो उसके तीन स्टेप्स, तीन फेजेस होते हैं। ओके, तो उसको देखते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्लाज्मा इम्बाइबिशन। स्टार्टिंग के 48 आवर्स में प्लाज्मा इम्बाइबिशन होता है। प्लाज्मा इम्बाइबिशन में क्या होता है कि जो ग्राफ्ट जो सर्वाइव करेगा आप डालोगे, ठीक है, वो मेनली फ्री एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे फ्री एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट होगा ग्राफ्ट में, उसी के कारण ये सर्वाइव करेगा। तो पहला 48 आवर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें प्लाज्मा इम्बाइबिशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे इनॉस्कुलेशन कब बोलते हैं, ये 4 to 5 डेज में होने लगता है। होता क्या है कि डोनर के और रिसिपेंट के आर्टरीज जो होते हैं वो एक लाइन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनऑस्क्यूलेशन। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया इनऑस्कुलेशन, जिसमें डोनर और रिसिपेंट के आर्टरीज कैपिलरीज जो होते हैं वो अलाइंड होते हैं गेट टुगेदर। आफ्टर 5 डेज, मोर देन 5 डेज के बाद क्या होता है कि आर्टीरियल सप्लाई और वेनस सप्लाई ये क्या होता है, इस्टेब्लिश हो जाता है। तो आफ्टर 5 डेज आर्टेरियल और वेनस सप्लाई इस्टेब्लिश होता है। तो ये 3 फेज है। पहला क्या हुआ, इसको क्या है, प्लाज्मा इम्बाइबिशन, पहले ऐसे 2 दिन तक ऐसे नॉर्मल एब्जॉर्ब होते रहता है। इनॉस्कुलेशन क्या बोलेंगे, जब डोनर एंड रेसिपेंट कैपिलरीज आर अलाइंड टुगेदर 4 to 5 डेज। आफ्टर 5 डेज इट्स रिवेस्कुलाइजेशन। रिवेस्कुलाइजेशन में क्या होगा, आर्टेरियल और वेनस सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमारा ग्राफ्ट हो गया। अब ये इमेज देखो, इस इमेज में हमने क्या रखा है, हमने क्या रखा है कि हमने मेसिंग क्रिएट किया, मेस बनाया।
ये छोटे छोटे मेस बनाए, मेस बनाने के क्या क्या फ़ायदे करते हैं। पहला तो ये मेस क्या कर गया, ग्राफ्ट को स्ट्रेचिंग में हेल्प करेगा, ग्राफ्ट स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है, लार्जर सरफेस एरिया में। दूसरा क्या, अगर फ्लूइड है तो फ्लूइड इससे बाहर निकल जाएगा, ईजिली बाहर आ सकता है अगर कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। तो कंटोर मैचिंग अच्छा होता है, मेस हेल्प इन कंटोर मैचिंग, ओके, कंटोर मैचिंग ऑफ वुंड बाय ग्राफ्ट ड्यू टू मेस। अब मेसिंग रेशियो, एक क्वेश्चन आया था कि मेसिंग रेशियो, मेस का रेशियो कितना रखेंगे, 1/1.5 to 1/1.6, ये मेस रेशियो, तो ये मेस रेशियो का फायदा। दैट्स ऑल फॉर ग्राफ्ट, ठीक है। तो ये पार्ट, ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे फ्लैप। क्यों फ्लैप क्यों बोलेंगे इसको, फ्लैप क्यों है, क्योंकि ये देखो पार्सली या कंप्लीटली आइसोलेटेड टिश्यू है, इसका खुद का ब्लड सप्लाई है, दिस पार्ट हैज इट्स ओन ब्लड सप्लाई, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज फ्लैप, ठीक है। तो फ्लैप का यूज़ कहाँ करेंगे, फ्लैप जो यूज़ होगा स्पेशली कब होगा, जब एक्सपोज्ड बोन है या एक्सपोज्ड ब्रेन है, एक्सपोज्ड ब्रेन या एक्सपोज्ड बोन है, इन केस में हम लोग फ्लैप यूज़ करेंगे, ओके। तो अभी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैप्स देखेंगे, ठीक है। तो टाइप्स, ये जो फ्लैप दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज वी वाई फ्लैप, या वी वाई प्लास्टी में यूज़ होता है, ये और ये, ठीक। वी वाई प्लास्टी और वी वाई फ्लैप्स यूज़ कहाँ होते हैं, ये यूज़ होते हैं फिंगर टिप्स में, कोई फिंगर टिप्स में, और एक्सट्रीमिटीज़ में अगर ग्राफ्ट लगाना हो तो ये फ्लैप को यूज़ करते हैं। ये जेड फ्लैप है, तो जेड प्लास्टी बोलते हैं। ये कहाँ होगा, ये लेंथनिंग में यूज़ होता है, लेंथनिंग ऑफ स्कार और टिश्यू, इट्स जेड प्लास्टी, इट्स वी वाई प्लास्टी इमेज, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये फ्लैप लैटिसमस डॉर्सी से लिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज एलडी फ्लैप, एलडी फ्लैप। अब फ्लैप है तो इसका आर्टरी जरूर पूछेगा, कौन सा आर्टरी इसमें रहता है, क्योंकि फ्लैप का खुद का ब्लड वेसल्स होता है ना, थोरैको डॉर्सल वेसल। एलडी फ्लैप यूज्ड इन ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन, ओके। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट फ्लैप कौन सा होता है, ट्रैम फ्लैप, ट्रैम एंड DIEP, deep inferior epigastric artery perforator flap। तो वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन द ट्रैम फ्लैप एंड डीप फ्लैप। ट्रैम फ्लैप में क्या है, जो ट्रैम फ्लैप है ट्रांसवर्स रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स का फ्लैप है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लोअर एब्डोमिनल स्किन फैट और वन ऑफ द रेक्टस मसल्स को हम लोग ट्रांसफर करेंगे मैस्टेक्टमी में। तो यहाँ पे हम लोग मसल को भी कट करके एज अ ग्राफ्ट यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे डीप इंफीरियर इपिगैस्ट्रिक आर्टरी फ्लैप में क्या होगा, यहाँ पे नाम में तो डीप है बट नो मसल्स, यहाँ मसल कट नहीं करते, ओनली फैट इज टेकन, तो दैट्स द डिफरेंस। तो बेस्ट फ्लैप कौन सा है ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ट्रैम फ्लैप, ओके। और डीप में याद रखना कि कोई मसल यूज़ नहीं करते। अब आर्टरी देखोगे तो यहाँ पे नाम में ही लिखा हुआ है ना, डीप इंफीरियर इपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और ट्रैम फ्लैप जो होता है वो इंफीरियर इपिगैस्ट्रिक वेसल्स पे डिपेंडेंट रहता है, और ये डीप इंफीरियर इपिगैस्ट्रिक आर्टरी पे, ठीक है। डीप लिखा हुआ है पर यहाँ पे सिर्फ फैट लेते हैं। ट्रैम में ट्रांसवर्स रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स को भी कट करके एज अ फ्लैप यूज़ करते हैं, और दोनों ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ फ्लैप है जो देख लेते हैं, इस फ्लैप को बोलते हैं PMMC फ्लैप। ये फ्लैप यहाँ से कट करके निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड द पेक्टोरालिस मेजर मायोक्यूटेनियस फ्लैप। व्हाट इज दिस, पेक्टोरालिस मेजर मायोक्यूटेनियस फ्लैप। इसका मोस्ट कॉमनली यहाँ से स्किन और फ्लैप को निकाल के हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे मैंडिबल और नेक सर्जरीज में, तो हेड एंड नेक रिकंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। क्वेश्चन है आर्टेरियल सप्लाई क्या है, ब्रांच है, पेक्टोरल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, थोरैक्स
ये रीजन को एक्रोमियन बोलते हैं, इसको थोरैक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन आर्टरी होगा? ऑब्वियस थोरैक्स और एक्रोमियन, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी का पेक्टोरल ब्रांच, दैट्स ऑल। तो ये हमारे फ्लैप हैं, एक बार देख लेते हैं। वी वाई प्लास्टिक किसके लिए होता है? फिंगर टिप्स और एक्सट्रीमिटीज को, फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करो वी और वाई बन ही जाएगा। जेड प्लास्टिक, जेड मतलब जेड स्ट्रेचड है पूरा, तो ये हम लोग क्या करते हैं? लेंथनिंग ऑफ स्कार और टिश्यू को। एल डी फ्लैप क्यों होते यूज़ करते हैं? एल डी फ्लैप ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। थोरैको डॉर्सल वेसल, ये डॉर्सम में है ना, थोरैक्स के डॉर्सल में है तो थोरैको डॉर्सल, ठीक है। लेकिन बेस्ट कौन सा होता है? ट्रैम। ट्रैम को डिफ्रेंशिएट किससे करते हैं? डीआईपी से, ट्रांसवर्स रेक्टस एब्डोमिनिस मसल फ्लैप। इसमें क्या होता है? मसल को भी कट करते हैं, ठीक है। आर्टरी कौन सा इसमें? इंफीरियर इपिगैस्ट्रिक वेसल्स होते हैं, ओके। डीप इंफीरियर इपिगैस्ट्रिक फ्लैप में क्या होता है? मसल होता है नहीं होता है, सिर्फ फैट को लेते हैं, ठीक है। ये हमारा है पीएमएमसी, ये क्या ना, पेक्टोरलिस मेजर मायोकुटेनियस फ्लैप। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? हेड एंड नेक रिकंस्ट्रक्शन में। तो ये हो गया हमारा फ्लैप सारा, इंपॉर्टेंट फ्लैप्स। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी अल्सर। अल्सर में क्या होता है? ये अल्सर का बेस होता है, ये हो गया बेस, ठीक है। बेस, बेस क्या हुआ? जिसपे अल्सर रहता है। अब ये क्या है? ये अल्सर का फ्लोर है। फ्लोर क्या है? डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में ना, ये फ्लोर है और ये बेस है, ओके। अब ये जो मार्जिन है, ये पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, इसको बोलते हैं मार्जिन, और इस पार्ट को बोलते हैं एज। समझ में आया ना? फ्लोर बेस, फ्लोर क्या होता है? डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में होता है, ओके। मार्जिन क्या होता है? जंक्शन। मार्जिन किसको बोलेंगे? जंक्शन बिटवीन द नॉर्मल एपिथेलियम एंड द अल्सर। तो नॉर्मल एपिथेलियम और अल्सर के बीच का जो एरिया उसको मार्जिन बोलते हैं। एज, मार्जिन और फ्लोर के बीच का जो एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एज। अब टाइप्स ऑफ अल्सर देखते हैं विद द स्लोप। ये देखो स्लोपिंग अल्सर है, यहाँ पे स्लोप दिख रहा है क्लियर कट आउट। तो स्लोपिंग अल्सर, हीलिंग अल्सर में भी स्लोप होता है, और एक वेनस अल्सर। अब वेनस अल्सर्स को देखोगे, वेरिकोज वेन्स के कारण जो अल्सर बनते हैं उसमें क्या मिलेगा? स्लोपेज। कैसे याद रखेंगे? ये वी देखो कितना स्लोपी है ना, वी, तो स्लोपिंग एज मिलेगा, ठीक है। अब पंच आउट अल्सर कहाँ मिलेगा? इसे स्पेशल कंडीशन है, जैसे सिफिलिस और एट्रियल आर्टरियल अल्सर भी पंच आउट होते हैं, ठीक है। तो आर्टरियल अल्सर अल्सर या फिर जिसको हम लोग इस्कीमिक अल्सर भी बोलते हैं, दे आर पंच आउट, ओके। अंडरमाइंड, अंडरमाइंड इजिस कहाँ मिलेंगे? अंडरमाइंड ये दिख रहा है माइंस की तरह। इसको आप कैसे देख सकते हो? ऐसे देखो, ये कैसा है? ये लग रहा है ना कि बड़ा एलसीडी स्क्रीन है, ये टीवी की तरह नहीं लग रहा है ऐसे कि बड़ा एलसीडी स्क्रीन है। जिसके ट्यूबरक्लोसिस में मिलेगा करेक्टरिस्टिक। आजकल वैसे भी हम लोग टीवी को क्या करते हैं? दीवार का अंदर डालते हैं, अंडरमाइंड करके, अंडरमाइंड करके टेलीविज़न रखते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड। तो इससे याद जाएगा कि अंडरमाइंड अगर तुम्हारा एजेस है तो वो होगा टीबी। अब आते हैं रोल्ड अप और रिवर्टेड। रोल्ड करो आप, रोल्ड अप तो बेसल सेल कार्सिनोमा। ये कैसे याद रखते हैं? बी फॉर टू बूब्स, और बूब्स क्या होते हैं? रोल्ड अप होते हैं बाहर की ओर। तो दोनों ब्रेस्ट क्या होते हैं? रोल्ड अप होते हैं। तो इससे मैं याद रखता हूँ बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। रोल्ड अप मार्जिन। और जस्ट इसकी वजन होता है इवर्टेड। इवर्टेड किसमें होगा? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। इवर्टेड में स्लैट्स लाइक बाहर की ओर, ठीक। तो रोल्ड अप मार्जिन कहाँ होंगे? बेसल सेल कार्सिनोमा में, इवर्टेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में, अंडरमाइंड टीवी यूज़ करते हैं, पंच आउट सिफिलिटिक और आर्टेरियल में, स्लोपिंग हमने बता ही दिया वेनस अल्सर में, ओके। नेक्स्ट अल्सर जो पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड मार्जोलिन अल्सर। इसको ऐसे याद रखो, ये अल्सर मरा हुआ है, मरा हुआ है, डेड अल्सर। नो नर्व, कोई नर्व नहीं है तो पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होता है। स्लो ग्रोइंग, स्लो ग्रोइंग क्यों? क्योंकि कोई आर्टेरियल सप्लाई नहीं है, आर्टेरियल सप्लाई नहीं है, ठीक है। रेडियो रेजिस्टेंस, रेडियो रेजिस्टेंट रहता है, क्यों? क्योंकि ये वेस्कुलर है, आर्टेरियल सप्लाई नहीं है। नो रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, नो लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, क्यों? लिम्फेटिक्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, मरा हुआ है। तो एक अल्सर, नॉर्मल अल्सर कब मार्जुलिन अल्सर में चेंज हो सकता है? तो मार्जुलिन अल्सर कब हो सकता है? देखो, पोस्ट बर्न स्कार ये चेंज हो सकता है,
लॉन्ग स्टैंडिंग वेनस अल्सर है वो भी मार्जिनल अल्सर में चेंज हो सकता है। क्रोनिक अल्सर है ड्यू टू ट्रॉमा, ये भी चेंज हो सकता है मार्जिनल अल्सर में। पोस्ट रेडिएशन अल्सर होते हैं वो भी मार्जिनल अल्सर में चेंज होते हैं। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस है, ठीक है, तो क्रोनिक डिस्चार्जिंग ऑस्टियोमाइलाइटिस है, उसके भी चांसेस हैं कि वो मार्जिनल अल्सर में चेंज हो जाए। तो मार्जिनल अल्सर को कैसे याद रखते हैं, एकदम मरा हुआ, ना वेसल है ना आर्टरी है ना कोई लिम्फ नोड है ना ही कोई नर्व है, तो कोई पेन भी नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायग्नोसिस कैसे करते हैं, बायोप्सी, ओके। दैट्स ऑल फॉर मार्जिनल अल्सर। ये बस एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ये इमेजेस देख लेना। ये 3 इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तीनों वेस्कुलर एनामली ऑफ स्किन्स में पढ़ते हैं इनको। तो फर्स्ट वी विल फोकस ऑन द फर्स्ट इमेज, दैट इज, इसके बारे में क्या देखेंगे। पहला, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, बच्चा पैदा लेता तब से था, प्लस इस जो ये जो रेडनेस है, ये करेक्टरिस्टिक मेरे को ट्राइजेमिनल नर्व का जो सप्लाई उसमें होता है, तो ट्राइजेमिनल नर्व के एरिया को इन्वॉल्व कर रहा है, ओके। इट्स स्टेन एंड नेवर रिग्रेसेस, नेवर रिग्रेस। 3 करेक्टर, बचपन से रहेगा, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, एंड इट विल ग्रोज विथ चाइल्ड। इसको बोलते हैं पॉट वाइन स्टेन। हाउ विल वी रिमेंबर दिस। पहला, पोर्ट वाइन स्टेन परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, पोर्ट वाइन परसिस्ट, फर्स्ट थिंग्स। पोर्ट मीन्स पी मीन्स 5, फिफ्थ नर्व इन्वॉल्वमेंट, पी फॉर प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ, दैट्स योर पोर्ट वाइन स्टेन, ओके। नेक्स्ट, देयर इज स्ट्रक्चर, रेड स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। बेबी नॉर्मल एट बर्थ, मीन्स बर्थ के टाइम ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं रहेगा। कब अपीयर होगा, अपीयर एट 1 से 3 वीक। आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ ब्लैंचिंग शो करेगा। 1 ईयर तक ये खुद पे खुद रिजॉल्व भी करेगा, ठीक है। तो 1 ईयर नहीं, कंप्लीट 9 ईयर तक, 9 ईयर कंप्लीट रिजोल्यूशन, रिजॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ये वेस्कुलर है, इसको बोलते हैं कैपिलरी हेमेंजियोमा, कैपिलरी हेमेंजियोमा, नॉट प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। अ कंप्लीट इन्वोल्यूशन अप टू 9 ईयर ऑफ द एज, ओके। यहाँ पे आप एक पैच देख रहे हो, कितने रेडनेस एरिया, रेड पैच है, ठीक है। ये एट द टाइम ऑफ बर्थ रहेगा, प्रेजेंट एट बर्थ, ठीक है। मेनली ये मिड लाइन में होगा, ये मिड लाइन में आपको दिख रहा है, फोरहेड पे और मिड लाइन में, और डिसअपियर एट 1 ईयर ऑफ एज। पैदा लेगा तो बच्चे की निशानी रहेगी, पर 1 साल में ये खत्म हो जाएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं साल्मन्स पैच, ओके, साल्मन्स पैच। एक बार देख लेते, पोर्ट वाइन स्टेन परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ग्रोज विद द चाइल्ड। कैपिलरी हेमेंजियोमा, ना पैदा लेता है तो होता है, ना ही इस बच्चे के साथ हमेशा रहता है, 9 साल में कम्प्लीटली रिग्रेस हो जाता है। और सैल्मन्स पैच, जब बच्चा पैदा रहता है तो होता है, लेकिन 1 साल में रिग्रेस कर जाता है, ये मिड लाइन में रहता है। कैपिलरी हेमेंजियोमा क्या होता है, प्रेस करोगे तो ब्लैंचिंग शो करेगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्पेशल साइन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी साइन पॉजिटिव। तो ये 3 स्किन लीजन्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज, 2 इंपॉर्टेंट 1 लाइनर देखेंगे। पॉट्स पफी ट्यूमर किसको बोलते हैं, पॉट्स पफी ट्यूमर इट इज ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन के ऑस्टियोमाइलाइटिस को, स्कल बोन के ऑस्टियोमाइलाइटिस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉट्स पफी ट्यूमर। व्हाट इज सिलिंड्रोमा टर्बन ट्यूमर, टर्बन मीन्स पगड़ी, ट्यूमर का अपीयरेंस कुछ ऐसा होगा पगड़ी की तरह, तो ये क्या होता है सिलिंड्रोमा ट्यूमर। तो इसमें टर्बन ट्यूमर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे
टिश्यू का पाइलिंग होता है एक दूसरे के ऊपर। ओके, तो हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस के कारण इसको सिलेंड्रोमा या टर्बन ट्यूमर बोलते हैं। दैट्स ऑल।